आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। तनाव प्रबंधन के विषय में बताने की कृपा करें। पहले जानते हैं तनाव क्या है। तनाव एक नकारात्मक भाव है, एक नेगेटिव इमोशन है, एक द्वंद्व है जो मन में क्षोभ और उत्तेजना पैदा करता है। तनाव अक्सर पैदा हो जाता है, लेकिन क्या कारण है? यह मन स्थिति और परिस्थिति के बीच में जब तालमेल नहीं बैठता, दोनों के बीच तालमेल का जब अभाव हो जाता है तो तनाव पैदा होता है। जो भी परिस्थितियां विकसित हुई हैं, अब मेरा उस छंद पर हमारी मन स्थिति नहीं है तो फिर तनाव पैदा हो जाता है। तनाव के कई कारण हैं, लेकिन 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है शारीरिक, जैसे अस्वस्थता है, जैसे चोट लग गई, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण आ गया तो तनाव हो जाता है कि ये जो अस्वस्थता आ गई है, जो बीमारी आ गई है, अब क्या होगा इसका। या चोट लग गई, पता नहीं ये चोट कितनी गहरी है, चोट कैसे ठीक भी होगा कि नहीं होगा। या पर्यावरण में, जैसे अभी दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण का मौसम है तो कई लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं कि क्या करें, प्रदूषण पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, कैसे इस प्रदूषण में हम रह पाएंगे। तो पहला कारण है शारीरिक, शरीर से संबंधित। जो तनाव का दूसरा कारण है वो है मानसिक। जैसे छोटी मोटी चिंता हो जाती है, जैसे मान लो परीक्षा है तो परीक्षा में पता नहीं हम सफल हो पाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस का उत्तर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। या फिर कोई अपराध बोध, जाने अनजाने कोई अपराध हो गया है तो एक अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि मेरे से कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। या फिर किसी से ईर्ष्या है तो फिर ईर्ष्या के कारण तनाव पैदा हो जाता है, कोई दूसरा हमसे आगे ना बढ़ जाए। या फिर किसी से द्वेष हो जाए कि कैसे उसको हम हानि पहुंचा दें, उसने मुझे हानि पहुंचाई, उसके कारण हमें हानि पहुंची है तो कैसे हम भी उसको हानि पहुंचा दें। या फिर शर्म भी आती है कभी कभी, और शर्म के कारण भी तनाव पैदा हो जाता है। जैसे आप जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, या दूल्हा को देखने जा रहे हैं, या दुल्हन को देखने जा रहे हैं, तो एक शर्म होती है कि उसको कैसे हम फेस कर पाएंगे। तो शर्म के कारण भी इस तरह तनाव पैदा हो जाता है। तो ये मानसिक कारण है। जो तीसरा कारण है वो सामाजिक कारण है, सोशल रीजन्स हैं। जैसे संबंधों में दरार, जैसे परिवार में आपस में पति पत्नी हैं, या भाई भाई हैं, या पिता पुत्र हैं, तो संबंधों में दरार होने से एक तनाव पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये जो दरार है ये कहाँ तक जाएगी। और या फिर रोज़गार में कठिनाई पैदा हो जाए, जहाँ आप जॉब करते हैं उस जगह पर बॉस से झगड़ा हो गया या फिर कलीग से झगड़ा हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया रोज़गार को लेकर के कि उस समय आपको तनाव पैदा हो जाता है। और फिर जो चौथा कारण है वो है आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण क्या है? कोई मानवीय मूल्य है और उसको कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मानवीय मूल्य जानते हुए भी कि ये हमारे कृत्य से मानवीय मूल्य का अवमूल्यन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ आप काम करते हैं वहाँ रिश्वतखोरी प्रबल है और आप रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो रही है कि या तो आप रिश्वत लीजिए और नहीं तो फिर आपको परेशान किया जाएगा। तो इस तरह की जब बात हो जाती है तो फिर तनाव पैदा हो जाता है। या फिर आपका कोई उद्देश्य है, कोई मिशन है, वो संकट में पड़ जाता है कि पता नहीं इस मिशन के लिए हम जी रहे थे, इस मिशन के लिए हम मर रहे थे, और अब जो परिस्थितियां विकसित हुई हैं उस मिशन में क्या हम अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। तो ये सब ऐसी परिस्थितियां जब विकसित हो जाती हैं जो आपके मानवीय मूल्य की दृष्टि से कहें या आपके जो आध्यात्मिक
जो साधना की दृष्टि से जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ विकसित हो जाती हैं तो कहीं न कहीं तनाव पैदा हो जाता है। तो आपने पूछा है कि तनाव प्रबंधन के विषय में बताने की कृपा करें। तो तनाव तो पैदा होता रहता है, बल्कि दिन में ही कई बार आप देखेंगे कि आपकी जो मन स्थिति कुछ है और परिस्थिति बिल्कुल उल्टी पड़ गई तो तनाव तो पैदा होता रहता है। तो इस तनाव से हम कैसे मुक्त हो जाएं, इसको कैसे डील कैसे करें, इसका प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए श्रेष्ठ है गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, जिस पर आधारित ओशोधारा का आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है। और आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम पूरा का पूरा तनाव प्रबंधन का कार्यक्रम है। और गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दे करके हमें तनाव से मुक्त होने के उपाय बताए हैं। तो इस तरह जो अष्टांगिक मार्ग है उसके 8 आयाम हैं। इस तरह जैसे आनंद प्रज्ञा के में 8 आयामों की चर्चा करते हैं। जो पहला आयाम है वो है सम्यक दृष्टि। गौतम बुद्ध इसको समदृष्टि कहते हैं। और सच कहो तो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर आधारित करके कई दूसरे लेखकों ने भी लिखा है, किताबें लिखी हैं। जैसे स्टीफन आर कावे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। फिर उसने एक और किताब लिखी 8वीं जो आदत के बारे में, तो उसने एक अलग से ही किताब लिखी। तो इस तरह से ये जो समदृष्टि जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, सम्यक दृष्टि, इसको स्टीफन आर कावे कहता है पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अर्थात अपनी प्रायोरिटी को जानिए कि प्रायोरिटी क्या है, और जो सम्यक दृष्टि क्या है इसको विस्तार से आनंद प्रज्ञा में बताते हैं। लेकिन हमेशा तथ्य है, कोई कथ्य है और सत्य है। तो जो भी घटना घटती है उसका एक तथ्य है कि हाँ किसी की जैसे मृत्यु हो गई, तो एक तथ्य है। लेकिन कथ्य क्या, हम कथा गढ़ लेते हैं कि काश अभी उनकी मृत्यु नहीं होती तो हम उनको बहुत सेवा करते, या अकाल मृत्यु हो गई, ये तो कोई मृत्यु का है, अब आप कथा गढ़ रहे हैं। जबकि सत्य क्या है कि समय आने पर मृत्यु होगी और हमारी भी एक दिन मृत्यु होगी। तो इसके पहले कि हमारी मृत्यु हो जाए हम जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान ले, तो एक बोध आया भीतर, इस बोध का नाम सत्य है। तो इस तरह से हम जो भी घटना घटी जो बहुधा तनाव पैदा कर देती या देती है, तो उससे हम सत्य ग्रहण जब कर लेते हैं किसी घटना से, तो फिर हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो तनाव प्रबंधन में सम्यक दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। जो दूसरा आयाम है गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का या तनाव प्रबंधन का, उसको कहते हैं सम्यक जागृति। सम्यक जागृति को गौतम बुद्ध कहते हैं सम्मा सति, और इसको स्टीफन आर कावे कहता है सिनर्जाइजिंग। सम्यक जागृति क्या है कि अपने पर्सनालिटी के प्रति, अपने भूत प्रकृति के प्रति, अपने जो स्यूडो नेचर है उसके प्रति हम जागें। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, 3 प्रकार की पर्सनालिटी होती है, रजस है, तमस है और सत्व है। वैसे ही आजकल मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुख्यतः 2 भाग में विभाजित करते हैं, रजस और तमस में। रजस का मतलब है कि मैं सही हूँ और इसी का जो है कि मैं धन संग्रह करूँगा, या मैं दूसरे पर हावी रहूँगा, या मैं न्याय संगत हूँ, तो अपने को जस्टिफाई करता रहता है। तो उसका ठीक उल्टा अगर कोई कुछ बोल दे या कोई कुछ कर दे तो तनाव पैदा हो जाता है। या दूसरा है जिसको तमस कृष्ण ने कहा है कि वो दूसरे को गलत मानता है, आलसी प्रकृति का होता है। तो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते, या तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते, या तुम न्याय संगत नहीं हो। तो ये दूसरे को हमेशा गलत कहता रहता है। जहाँ भी गलती कोई करता है या उसकी दृष्टि में जहाँ भी कोई ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो फिर उसका मन कुबलाने लगता है कि वो उसको बताए कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, और करता है तो उसके चलते झगड़ा भी हो जाता है। तो अक्सर जो है जो तमस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो झगड़ालू होता है, और झगड़ालू
प्रवृत्ति के कारण अक्सर तनाव पैदा कर लेता है। तो अपने भूत के प्रति जागना, अपने व्यक्तित्व के प्रति जागने से इस प्रकार के पैदा हुए तनाव को हम दूर हो सकते हैं। इस प्रकार जो पर्सनालिटी के कारण से जो अक्सर तनाव पैदा हो जाते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जो तीसरा आयाम है वो है सम्यक कर्म। इसको गौतम बुद्ध कहते हैं समकर्मांत, और इसको स्टीफन आर कावे कहता है बीइंग प्रोएक्टिव। सम्यक कर्म का अर्थ है कि हम कार्य करने में कभी कभी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, सोचते हैं जैसे कि दूसरा कुछ करे। जैसे मान लो किसी से अब पति पत्नी में ही विवाद पैदा हो जाता है, तो सम्यक कर्म का मतलब ये हुआ कि अब विवाद तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन वो दोनों गाल फुला करके बैठ गए कि जिसकी गलती है वो मनाने के लिए आ गया है और दोनों में बोलचाल बंद है। लेकिन सम्यक कर्म में क्या है कि गलती किसकी है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में। कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भज बुद्धम शरणम गच्छामि या भज ओशो शरणम गच्छामि। तो ये जो सम्यक कर्म का तकाजा है कि अगर मान लो ब्रेक डाउन हुआ है तो जो असाधारण होगा वो व्यक्ति क्या करेगा कि गलती चाहे किसी की हो, लेकिन हम इनिशिएटिव लेंगे और ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदल देंगे। तो इस तरह से जो विवाद के कारण जो तनाव पैदा हो जाता है, तो सम्यक कर्म के माध्यम से हम उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो तनाव प्रबंधन में सम्यक कर्म की बड़ी भूमिका है। जो चौथा आयाम है गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का या तनाव प्रबंधन का, वो है सम्यक संबंध, जिसको स्टीफन आर कावे कहता है लिविंग विन विन। 4 प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे पहला है विन विन, अर्थात तुम्हारी भी जय हो हमारी भी जय हो। तो दूसरा है विन लूज, कि हम तो जीतें लेकिन तुम हार जाओ। लेकिन तीसरा है लूज विन, अर्थात कि तुम जीत जाओ हम हार जाएं। और चौथी स्थिति है लूज लूज, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो 4 में जो 3 स्थितियां हैं, ये विन लूज, लूज विन, लूज लूज, ये तनाव पैदा करते हैं। क्योंकि जब भी आप जीतने की कोशिश करते हो तो दूसरा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और आपके लिए वो तनाव पैदा करता है। या फिर आप दूसरे को जिता देते हैं और अपने हार जाते हैं, तो आपको तनाव पैदा होता है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। ऐसे तो लूज़ करते करते हम स्वयं को ही लूज़ कर जाएंगे। और फिर जो जैसे लूज़ लूज़, हम भी हारें तुम भी हारो, तो इसमें तो तनाव ही तनाव है। लेकिन एक स्थिति जो है विन विन, अर्थात तुम जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका 51% ख्याल रखिए, लेकिन अपना भी 49% ख्याल रखिए। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कोई तनाव पैदा नहीं होगा। या तनाव की स्थिति अगर पैदा हो रही है तो विन विन जो डील है, विन विन जो संबंध है, उससे संबंध के कारण पैदा हुए तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। जो 5वां आयाम है तनाव प्रबंधन का, वो है सम्यक वाणी, कि हमेशा वाणी मीठी बोलिए, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं समवाचा। और इसको स्टीफन आर कावे कहता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दूसरे की बात पहले सुने, फिर समझें, फिर बताएं कि आपने क्या समझा, और फिर जो है ये इस तरह जो अपनी बात कहें फिर। तो अभी लेकिन अक्सर क्या होता है, किसी ने कुछ कहा और तुरंत हम आउट ऑफ रिएक्शन बस जवाब दे देते हैं। तो ऐसा नहीं, पहले सुने फिर समझे उसने क्या कहा, फिर बताएं कि आपने क्या समझा, और फिर जो है अपनी बात कहें जो भी आपको कहना है। ऐसे भी किसी से बात करते समय ख्याल रखें कि उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाए, क्योंकि वाणी के द्वारा जब आप हिंसा करते हैं तो ये हिंसा, और अक्सर हम वाणी के चलते के द्वारा ही हिंसा करते हैं। जिनको अपना हम कहते हैं कितना गम उनको देते हैं, गोली से ज़्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं उनके साथ भी कभी कभी हम उनका दिल दुखा देते हैं अपनी वाणी से, तो और इसके चलते काफ़ी तनाव पैदा हो जाता है। तो मीठी वाणी के द्वारा हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। ये जो 6ठा आयाम है तनाव प्रबंधन का, वो है सम्यक संकल्प,
इसको गौतम बुद्ध कहते हैं समसकप्पा, और इसको स्टीफन आर कावे कहता है बिगिन विद एंड इन माइंड। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप सोचिए, आप संकल्पना करिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, और अंतिम परिणाम आप देख रहे हैं कि बुरा हो सकता है तो आप उसी समय संभल जाइए। तो इस तरह से एक संकल्प आपके भीतर हो, तो संकल्प के चलते, क्योंकि तनाव हमेशा विकल्पों के कारण होता है, अगर आप संकल्पित होकर के कोई कर्म करते हैं तो तनाव पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी इनडिसीजन होता है तो तनाव होता है, और निर्णय की स्थिति में तनाव होता है। लेकिन एक बार आप निर्णय ले लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि तनाव दूर हो जाता है। और आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में भी हम बताते हैं कि संकल्प पर चलिए। संकल्प का एक विज्ञान है जिसके इस तरह 9 आयाम हैं। पहला है कि अतीत से मुक्त हो जाइए। अतीत से मुक्ति, आप अगर विगत काल में असफल भी रहें तो उसकी चिंता मत करिए, वो नए सिरे से आप संकल्प लीजिए, तो अतीत से मुक्ति। दूसरा है कि संकल्प लो, संकल्प लो। जैसे गांधी जी अपने अतीत से मुक्त हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हमें अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करना है। और तीसरा है घोषणा, उसको घोषणा करिए, जैसे गांधी जी ने घोषणा की अपने देश के लोगों से कि मैं अपने भारत को आज़ाद कराना चाहता हूँ। और चौथा है संकल्पना, कि आप संकल्पना करिए कि देश आज़ाद हो रहा है। जो फ्यूचर में घटित होना आप चाहते हैं उसको वर्तमान में ले आइए कि वो हो ही गया। फिर पांचवा है उसको शेयरिंग करिए लोगों से कि आपका क्या संकल्प है, और शेयरिंग कर जब आप करेंगे तो कुछ लोग आपको सपोर्ट में आएंगे, तो उनका सपोर्ट लीजिए। इसलिए छठा है सपोर्ट, सहयोग लीजिए, अकेले आप अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर सकते। फिर सातवां है एक्ट, अब उस पर काम करिए आप। जैसे गांधी जी जेल गए, अपना दांडी यात्रा किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, तो संकल्प को पूरा करने के लिए अब कर्म करिए, एक्ट करिए। आठवां है जब आप कर्म करते हैं तो नई संभावनाएं पैदा होती हैं, फिर आपका संकल्प पूरा हो जाता है। न्यू पॉसिबिलिटीज अराइज एंड योर रेजोल्यूशन इज़ फुलफिल्ड। तो आठवां है कि इस नई संभावना की प्रतीक्षा करिए, नई संभावनाएं पैदा होती हैं। और फिर नौवां है कि जब सफलता मिल जाए तो क्रेडिट अपने मत लीजिए, क्रेडिट हमेशा अपने सहयोगियों को दीजिए। जैसे गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे देशवासियों की कुर्बानी थी, उनका महान संकल्प था, पक्का इरादा था, और परमात्मा की असीम कृपा थी कि देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह सम्यक संकल्प के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं। सातवां है सम्यक स्वीकार, ये मास्टर की है, ये मास्टर, इसको गौतम बुद्ध कहते हैं सम व्यायाम, अर्थात पुरुषार्थ करिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल ही फल मिलेगा। तो जो भी परिणाम आता है उसको आप स्वीकार करिए, जिसके लिए ओशो गीता में हमने लिखा है कि जो भी तनाव है जीवन में सब अस्वीकार से आता है, जब भी आनंदित होते हो वह क्षण जाना ना तथाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल तो परमात्मा की इच्छा से मिलता है। तो इस तरह से अगर अनुकूल फल नहीं मिलता है तो उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल फल से राजी होना है। आनंद गीता में हमने लिखा है जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो दो चार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ऐसे ही हमने गज़ल में लिखा है, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ। नदी बहती चली जाती है, एक दो तटों से, एक अनुकूल का तट है, एक प्रतिकूल का तट है, और अंत में सागर से मिल जाती है। तो इस तरह से एक बेफिक्री के आलम में स्वीकार भाव में जीने से हम तनाव से मुक्त होते हैं। और गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो 8वां आयाम है सम समाधि, गौतम बुद्ध कहते हैं, इसको आप सम्यक ध्यान कह सकते हैं,
इसको स्टीफन आर्कावे कहता है कि शार्पेन द शाह। तो निश्चित रूप से ध्यान में आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और जब आत्मा के तल पर जीना शुरू करते हैं तो तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से तनाव प्रबंधन के ये 8 आयाम हैं जिसका पालन कर आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद